वेलकम टू न्यूज ग्राउंड। आई एम राजीव और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो अपनी बेबाक बात करने की शैली के लिए जाने जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूब सेंसेशन डॉक्टर रेबल श्रद्धानंद पति। श्रद्धानंद जी, आपका इस शो में स्वागत है। धन्यवाद राजीव, एंड आई एम जस्ट अ रेबल। वो डॉक्टर वाला जो पार्ट है, दैट वाज समथिंग नॉट इशू। सो श्रद्धानंद जी, आपका बेबाक बोलने का जो तरीका है वो यूट्यूब पे काफी फेमस हो रहा है और आपसे काफी लोग जुड़ रहे हैं। और सो हम चाहेंगे कि आप अपने इस रिसेंट एक्टिविज्म के बारे में बताएं कि इस एक्टिविज्म को स्टार्ट करने के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि यू मस्ट रेज योर वॉइस ऑन सोशल मीडिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अपने नाम के आगे रेबल शब्द क्यों लगाया? वाओ, दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। बेसिकली यही क्वेश्चन मुझे पूरा हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड से मुझे पूछा जा रहा है। राजीव, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया अपनी बात कहने का। आई एम ग्रेटफुल टू यू माय डियर, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एक चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते हैं। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर दैट। और आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं मोदी भक्त रहा हूं। आप इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा गौर से। मैं मोदी भक्त रहा हूं शुरू से। जब से मैंने उनको सुना है 2014 के चुनाव से, मेरे अंदर एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग क्रिएट हुई थी। मेरा हार्ट जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो गया था कि नहीं, इस आदमी में कोई बात है, इस व्यक्ति में कोई बात है, ये डिफरेंट है, ही स्पीक्स डिफरेंटली, ही हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। तो ये जो बोलने का बेवाकपन है, या जो आप देखते हैं सीधा बोलना, मैं बोलता हूं, मैं सीधा बोलता हूं। दैट इज द कॉज बिकॉज आई एम अ फैन एंड आई एम अ फॉलोअर ऑफ मोदी जी। और रही बात है रेबल का, जो ये रेबल शब्द मेरे आगे जो प्रीफिक्स लगा है, देखिए, रेबल हमेशा लोग इंस्पिरेशनल लोगों को फॉलो करके ही बनते हैं। मेरे दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक तरह से रेबल का ब्लड तो मेरे अंदर डीएनए में है। और जब मैं मोदी जी को सुनता था, वो बेबाक कांग्रेस के ऊपर बातें करते थे, 70 साल के राज के ऊपर, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, उन्होंने कभी ये सोच के नहीं बोला, जो उन्हें जायज लगा उन्होंने बोला, राइट। तो मुझे लगता है कि जब मैं मोदी जी को फॉलो करता हूं तो मेरा भी राइट है, मेरा भी अधिकार है कि आज अगर कुछ गलत हो रहा है तो रेबल को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। तो मैं उनका फॉलोअर था, एक नाते वो भी रेबल थे, एक नाते मैं भी रेबल हूं जी। लेकिन श्रद्धानंद जी, आज के डेट में जो सबसे बड़ा विडंबना है वो ये है कि 2014 से पहले जब हम सरकार या प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे तो हमें कोई देशद्रोही या एंटी नेशनल नहीं कहता था, लेकिन आज के डेट में सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है और आज के डेट में सरकार की आलोचना करना देशद्रोह के समकक्ष देखा जाता है। सो ऐसी स्थिति कैसे हो गई है? और आई थिंक आप विचारधारा के भी अगेंस्ट एक रेबल हो शायद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। पहले तो आप गूगल पे भी कहीं भी देख लें, रेबल एक ऐसा शब्द है जो वर्ल्ड में एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। क्योंकि हर कोई, देखिए, इंडिया में एक फिलॉसफी रही है कि हर घर में भगत सिंह पैदा होने चाहिए, लेकिन वो घर पड़ोसी का हो। मेरे घर में तो मेरा बेटा सीधा इंजीनियर या डॉक्टर ही होना चाहिए, राइट। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यही सोचकर अगर मैं चुप बैठा रहा तो फिर मेरे देश का क्या होगा, मेरे मुल्क का क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो एंटी नेशनलिज्म का एक प्रोपेगेंडा चलाया है सो कॉल्ड अंध भक्तों ने, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सो कॉल्ड अंध भक्तों ने। भाई देखिए, मैं देश का निवासी हूं, मुझे कोई वीजा तो चाहिए नहीं, मुझे कोई स्टैंप तो चाहिए नहीं कि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं और बिहार में मेरा जन्म हुआ, जो कि अब झारखंड में हो गया है, टाटानगर जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ, मेरा पैतृक गांव बंगाल में। तो भाई मुझे वीजा तो चाहिए नहीं कि मैं दिल्ली में आकर आवाज उठाऊंगा। और अगर मैं आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता हूं, आपके ऊपर आवाज नहीं उठाता हूं। मैंने कभी मोदी जी के ऊपर टिप्पणी नहीं की अपने जीवन में आज तक। मैं बैड बीजेपी गवर्नेंस के अगेंस्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। तो एंटी नेशनल अगर उनको ये लगता है तो ठीक है भाई, वो तुम्हारा नजरिया है, लेकिन ये सोच गलत है, ये विचार गलत है। अगर आप अपने विचारों को रखोगे, गलत को गलत बोलोगे, जिससे कोई एंटी नेशनल नहीं हो जाता जी। बिल्कुल सर। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें सरकार की आलोचना तो करनी ही चाहिए ताकि सरकार जो अपने ट्रैक से अपना पाथ लूज करती है वो उस ट्रैक पे वापस आ सके। एंड इट्स ग्लैड टू नो सर कि यू आर अब मोदी सपोर्टर बट यू आर नॉट एन अंधभक्त जो yes, that is correct। और लेकिन सर आज की डेट में जो हमारे साथ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें ये दिख रहा है कि जो हमारी सरकार है वो ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट होती जा रही है और जो एकदम बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि
सरकार बहुत ही बेसिक चीजों में क्या कहते हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रही। जैसे रिसेंटली जो आपका एक वीडियो था जिसमें आपने लोअर मिडिल क्लास का जो क्लासिफिकेशन उन्होंने 6 लाख से 18 लाख तक का किया था, यस, व्हिच इज यस, यस। कंप्लीटली एब्सर्ड। सो आपको ऐसा क्या लगता है कि सरकार का जनता के साथ ये डिस्कनेक्ट होना कब शुरू हुआ और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब 2014 में एक्चुअली बीजेपी की लहर नहीं थी, एक्चुअली मोदी लहर थी। दैट वाज मोदी लहर, इनफैक्ट इट वाज मोदी सुनामी। मोदी जी की एक सुनामी आई और वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतना बड़ा इलेक्शन पैमाने पर आज तक कोई वर्ल्ड की पार्टी ने जीत हासिल नहीं की थी जो बीजेपी ने हासिल की। लेकिन वो लहर बीजेपी की नहीं थी, वो लहर थी मोदी जी की। लोग बीजेपी से ज्यादा मोदी जी को फॉलो कर रहे थे, राइट। और मुझे ये लगा कि मोदी जी के नाम से जितने भी लोग चुनाव लड़े वो उसको इनकैश करते रहे, लेकिन जैसे उन्हें लगा कि अब तो हम हमेशा, उन्हें एक फीलिंग आ गई कि हम तो परमानेंट है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने बोला, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इफ देयर इज पेन देयर विल बी हैप्पीनेस। बहुत छोटी सी बात है। ठीक उसी तरह जब कांग्रेस ने भी यही सोचा था तो कांग्रेस चली गई। इनको भी एक भ्रांत धारणा हो गई कि मिथ इन्होंने पाल लिया कि नहीं हम तो परमानेंट है। और इस तरीके से क्या हुआ कि मोदी जी का नाम को इनकैश करते हुए ये अपने खुद के कार्यकर्ताओं से इन्होंने मिलना बंद कर दिया, स्वयं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जब आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिलोगे, जब वो अपने तहसील की बातें आपको बताने में समर्थ ही नहीं होंगे, तो भला आप लोगों से कैसे जुड़ेंगे? भाई मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, आपने देखा होगा पिछले 5 साल में मोदी जी इंडिया में कहाँ रहे और बाहर ही ज्यादा घूमते रहे। हमारा मान सम्मान बढ़ा, हमारा देश का कद बढ़ा, हमारा देश का शौर्य तो शुरू से ही बढ़ा था, केवल मोदी जी की वजह से नहीं है। भारत महान है, महान था और महान ही रहेगा। लेकिन हमारी कंट्री का क्या हाल है? हम जाके लंदन में झंडा तो देखने नहीं जाएंगे ना, झंडे तो हमारे दिल में गड़े हुए हैं, हमारे देश के, हमारे वतन के। हम देखेंगे कि हमारे देश का एक आम जनमानस क्या वो खुश है? क्या एक टैक्सी ड्राइवर खुश है? क्या एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली युवती खुश है? क्या एक सफाई कर्मचारी खुश है? क्या एक छोटे से एमएससी का काम करने वाला, क्या वो खुश है? क्या एक पाव भाजी बेचने वाला खुश है? और मैं तो कहता हूं इनको तो छोड़िए, क्या आज एक चाय वाला खुश है? बिल्कुल सर, क्योंकि और इन इन सभी लोगों ने मिल करके ही कहते हैं इस सरकार को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से इनकी सुनामी जो है वो लोकसभा तक पहुंची। और आज के डेट में ये पूरा जो मिडिल क्लास का तबका है वो एक किसी न किसी तरह से नाखुश तो है, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो गवर्नमेंट या बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट बोलने में उतने ज्यादा मतलब कि वोकल नहीं है, लोग डरते हैं। आई थिंक देखिए राजीव जी, ये डर कांग्रेस में तो नहीं था जब कांग्रेस का रूल था। ये डर दिल्ली में तो नहीं है जब आम आदमी पार्टी का रूल है। ये डर महाराष्ट्र में तो नहीं है। लोग बोलते हैं, मुझे ये बताया अरविंद केजरीवाल को कितनी बार लोगों ने स्याही फेंकी, कितने बार उनको थप्पड़ जड़े गए, लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या वो माननीय नहीं है? वो भी एक माननीय मुख्यमंत्री है, आधुनिक पॉलिटिक्स के वो सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं। उन्होंने तो बीजेपी और कांग्रेस सबको आईना दिखा दिया। मैं एक बात कहता हूं कि आज बड़ा मुश्किल एनवायरनमेंट है। जिन मोदी जी ने हम लोगों को आवाज उठानी सिखाई, आप गौर से सुनिएगा राजीव जी ये बात। मोदी जी मैं आपका नमन करता हूं, मोदी जी मैं आपका नमन करता हूं, और मैं आभारी हूं कि इस जीवन में मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मैं फिजिकली तो आपसे नहीं मिला, लेकिन मैं टीवी में, मोबाइल से आपसे अक्सर रूबरू होता हूं और मैं आपको अपना गॉडफादर मानता हूं। लेकिन मोदी जी, आपने ही मुझे ये साहस और हिम्मत दिया है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके गवर्नेंस के लोग हैं, आज आपकी तरह कोई आवाज उठाता है उसे देशद्रोही उठा के मुकदमे लगा देना। कृपया गौर कीजिए मोदी जी, अगर आपके भक्तों के साथ ये होगा तो जो आपके मानने वाले नहीं है, जो आपके फॉलोअर नहीं है, जो आपके विचारधारा से असहमत है, उनके साथ क्या स्थिति होती होगी आप सोच के देखें। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए। मन की बात करिए जरूर, लेकिन दिल की बात सुनिए भी तो सही। बिल्कुल, वेल सेड सर, वेल सेड, हेड्स ऑफ टू जी, यू। आज की डेट में जो हमारा जो मिडिल क्लास का तबका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है आफ्टर दी माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स पे हम बाद में आएंगे, लेकिन मिडिल क्लास जो अपना एक कोई छोटा बिजनेस चलाता है या ओला उबर या टैक्सी ऑपरेट करता है, लॉकडाउन के दौर में मिडिल क्लास का ने जॉब लॉस काफी ज्यादा देखा है। और जो छोटे व्यापारी तो अपना बिजनेस लोन पे चला रहे थे,
आज के डेट में वो अपने लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। मोरेटोरियम की फैसिलिटी है, मगर बैकग्राउंड में उनका इंटरेस्ट बर्डन जो है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो बढ़ता जाएगा। और राजीव जी, वेरी करेक्ट। सो सरकार जो है वो मिडिल क्लास के साथ भी जो है वो वैसा कनेक्ट नहीं कर पा रही है, जबकि मिडिल क्लास इज देयर द लार्जेस्ट वोट बैंक। क्या सरकार को डर नहीं लगता कि मिडिल क्लास को नाखुश करके वो आगे फ्यूचर इलेक्शंस में कैसे सक्सेसफुल हो पाएगी? राजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना कि राजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ सर, बीच में थोड़ा सा सिग्नल फ्लक्चुएट हुआ था, मगर अभी मैं आपको सुन सकता हूँ। मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा राजीव जी कि आप मुझे देख पा रहे हैं? पहले मुझे बताया, मैं विजिबल टू यू? सर आपका वीडियो पॉज हो गया है, बट आपकी आवाज आ रही है, सो प्लीज कंटिन्यू सर। वीडियो पॉज हो गई है? हाँ, आपका वीडियो पॉज हो गया है, बट आई कैन हियर यू, सो आप कंटिन्यू करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज के जमाने में अगर मिडिल क्लास का एक मजाक बना के रख दिया गया, हम सभी का मजाक बना दिया गया है, मैं आपको बताऊं। और ये मजाक क्यों बना दिया गया, मुझे आज तक मीन्स ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि मीन्स जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। मेरा एक्चुअली सेल्फी जो वो ऑन नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टिक, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एक मिनट सर। ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट मिनट सर, पता नहीं। हाँ जी, अब आप मुझे देख सकते हैं शायद। यस सर, अभी आपका वीडियो। राजीव जी, मैं एक बात बताऊंगा कि मिडिल क्लास को तो सबने अपने पैर की जूती समझ लिया है। पैर की जूती, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। आप वोट मांगते हैं, आप आते हैं और उसके बाद संसद में आ जाते हैं, बिल पास करवा लेते हैं। मिडिल क्लास को पूछना तो सूर, आपने तो मिडिल क्लास को उठा के फेंक दिया है, बिल्कुल ही फेंक दिया है। और ये जो मैं रेबल बनाऊं ना जी, ये रेबल मैं बना ही हूं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की वजह से। कारण ओके, लगता है हमारा एजुकेशन है हमारे पास, और इसके अलावा कुछ, राइट जी। जी, थोड़ा सा एजुकेशन, ये मैं आपको बताऊं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीन्स ये जो सोच है इन लोगों की कि भाई आप इनको जब भी मांगो वोट मांगो, और उसके बाद जो है ये लोग भूल जाएंगे, इनको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम पे मैं आऊंगा एंड इट विल बी डन। आप एक बात देखिए, आज निर्मला जी अपना एक प्लानिंग देती हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आके एक लेक्चर देती हैं ऑफिशियली। वो लेक्चर था 20 लाख करोड़ का, उन्हें 5 दिन लग जाते हैं, 5 दिन। बिल्कुल। मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने वीडियो के माध्यम से, एक सिक्योरिटी गार्ड महीने के 10,000 रुपए कमाता है, साल के 1,20,000 कमाता है, तो वो कौन से क्लास में आता है? आपके वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, उसका क्लास डिफाइन कर दे। एक ब्यूटी पार्लर में युवती काम करती है, 15,000 रुपए का सैलरी मिलता है एक बार्बर को, तो वो कौन से सालाना कितने हो गए सर? 15,000 करके लगाओगे तो आप 1,80,000। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये कौन से क्लास में आता है? और 1,80,000 में हमारी क्या उम्मीद है, हमारे जीवन का क्या सारांश, आप समझ सकते हैं, राइट? इन्होंने कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने 2016 में मोनेटाइजेशन जो किया ना, डिमोनेटाइजेशन, उसमें हमारे साथ एक ऐसा रूल हुआ कि जो हमारे महिलाओं, माताओं, बहनों पे छोटे छोटे पैसे होते थे ना, जो हमारे पॉकेट से निकाल कर जमा करती थी, और हमें पता नहीं होता था कि माता जी पापा के जेब से पैसे निकाल रही हैं। लेकिन जब कोई इमरजेंसी होती थी तो वही पैसा काम आता था, एक्सीडेंट के लिए, बहन बेटी की शादी के लिए। आज घरों में झांक के देख लीजिए राजीव जी, क्या आपके घर में पैसे हैं? मैं ज्यादा दूर की बात तो नहीं करता राजीव जी, हमारा आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या हम संघर्षरत नहीं है आज के युग में? बिल्कुल सर, संघर्ष तो सभी के जीवन में है। और और आप बात कर रहे थे टैक्सी वालों की, आप एक बात सोचिए, 2014 के बाद ओला और उबर में एक ऐसा तूफान आया कि इंडिया में एक इंडस्ट्री पानी में नहीं बह गई, सुनामी में। आज की डेट में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स बचे ही नहीं, सब ओला और उबर ने ले लिया। तो सर, अगर आपको बड़ी मछली देना है ना बार बार, तो बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाती रहेगी ना। आप शार्क क्यों बनाते हैं? शार्क मछली ना बनाओ, वेल ना बनाओ, आप छोटे छोटे टूना फिश ही बना दो यार, मैकरेल बना दो हमारे लिए। बिल्कुल सर, हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल की बात करती है, लेकिन बैकग्राउंड में जो बड़े कॉर्पोरेशंस हैं उनकी मोनोपोली का गेम चल रहा है। चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर में देख लें या फिर और भी दूसरे सेक्टर्स में देख लें, जहां पे बड़े प्लेयर्स जो है वो मोनोपोली
अपना कायम करने के लिए काफी ज्यादा अग्रसर जी, होती है। तो देखिए मिडिल क्लास को तो इन्होंने अपने एजेंडा में कभी लिया ही नहीं। अभी भी 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स का स्लैब है। अरे कम से कम इससे 10 लाख तो करो। आपने जीएसटी बढ़ा दिया 12% से सीधा चीजों की 26% पहुंच गई, पर्सनल चीजों की। अरे आपने उनको आमदनी में क्या योगदान दिया? आमदनी में भी योगदान दे देते। बिल्कुल। देखिए एक बात मैं बोलूंगा आपको, इस गवर्नेंस की सबसे बड़ी बात है, नोट कीजिएगा और अपने मंच पे इसे फैलाइएगा जरूर। बिल्कुल। इस गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास से ना इनकमिंग ले ली, मिडिल क्लास के लिए कुछ आउटगोइंग नहीं किया जी, केवल हमसे लेते रहे। हमारी अब बस हमारा खून बचा हुआ है जी थोड़ा सा, बाकी तो टैक्स के माध्यम से इन्होंने ले ही लिया। अब अगर वो खून भी ले लेंगे तो हम तो मृत है, हम लोग मृत है, वी आर डेड, वी आर फिजिकली डेड। यूर बैंक ऑन टारगेट सर। इनफैक्ट लेकिन सरकारों को ये समझना चाहिए कि मिडिल क्लास जो है वो इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाला वो चक्का होता है जो जी पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। उस मिडिल क्लास के ही सक्रिय होने की वजह से लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक सबकी गाड़ी चल रही होती है। आपने लेकिन आपने अभी मोरेटोरियम के बारे में बोला था, आरबीआई के मोरेटोरियम जो है, जो बैंकों ने किया है। मेरा मेरा अगला वीडियो इसी के ऊपर है, मैं आपको बताऊंगा, जो कल प्रदर्शित होगी। कल मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन हो गई। अगर आप उसमें लोगों का दर्द सुनेंगे ना जी, आपके आंसू निकल आएंगे राजीव जी, आपके आंसू निकल जाएंगे। आजकल बगैर वेरिफिकेशन के केवल आधार कार्ड के बेस पे सर्टेन एप्स हैं जो आप नेट पे देखते हैं, जो तुरंत 20,000 50,000 दे देते हैं, राइट। बट सर उनका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। हर एक महीने में डबल है, अगर आप नहीं दे रहे 3,000 का 6,000 है। उसके ऊपर बिल्कुल। एक आंदोलन चल रहा है, हफ्ता वसूली, एक आंदोलन चल रहा है। कल मैं उस आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाने वाला हूं। भाई क्या, ओके एक बात बताइए, 15-15 हजार जो लोग ले रहे हैं उनको एक महीने में 30,000, तो फिर हमें कमाने का मौका भी दे दीजिए, हमें सिखा दीजिए कि कमाते कैसे हैं। सर टेक्निकली ये तो वही बात हो गई जो मदर इंडिया मूवी में हमने देखा है कि जो गांव का लाला Yes, होता था वो कैसे लोगों का शोषण करता जी था। आज सर, आज केवल की एक वीडियो बात में बदल बोलेंगे गई, इसको। केवल एक बात बदल गई। गांव का लाला धोती कुर्ता पहनता था, आज सब हाईटेक सूट बूट पहन के बैठे हैं ऊपर दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े राइट। दफ्तर लेके, और शिकार हम जैसे आप जैसे लोग हैं। हमारे बस हाथ में कुछ नहीं है सर, केवल एक मोबाइल है। मैं आपको बताऊं, हमारे राइट। हाथ में उन्नति के नाम का केवल एक मोबाइल है, जिसमें हम आप जैसे लोगों का दर्द देखते हैं रोज। दिस इज व्हाट वी हैव। जी बिल्कुल सर। सर बहुत खुशी हुई जानकर कि आप ऐसे संवेदनशील टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और लोगों में इस बात को लेकर के अवेयरनेस होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ जी लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन लोग ऐसे जी माया जाल में चक्रव्यूह में फंसते हैं। सो रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट सर कि आपने इस टॉपिक जी को उठाया। सर जी। हम टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स का क्राइसिस था, इसको रिजॉल्व राजीव करने जी, में। राजीव जी, राजीव जी, हाँ हाँ, बिल्कुल सर। एक शब्द आपको वापस लेना होगा। आपने जो लाइन आपने बोला, एक शब्द आप प्लीज वापस लीजिएगा। हम अपने भारतीय मजदूरों के बारे में बात करेंगे, प्रवासी नहीं है वो, दे आर नॉट माइग्रेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनिए सर। सुनिए सुनिए, ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूं। जब हमारे देश में विदेशी पक्षी आते हैं ना, हमारे यहाँ राइट। जसोला विहार है, कालिंदी कुंज है दिल्ली में, साउथ में, बाहर के पक्षी आते हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी है, तो उन्हें प्रवासी पक्षी बोला जाता है, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स आर दोज बर्ड्स विच आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री। ये जो राइट। लेबर है, जो मजदूर है, ये भारतीय मजदूर है, ये प्रवासी नहीं है। ये मोदी जी की जो बीजेपी गवर्नेंस है, इन्होंने मजदूरों को प्रवासी का एक नया शब्द दे दिया। आप देखिए कितना गलत संज्ञान लिया गया है। अपने देश के स्वदेशी भाई बहनों को इन्होंने प्रवासी बना दिया। आगे आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। और इस बात को इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया कि ये हमारे वोकैबुलरी में, हमारे जैन में आ गया है। और जी 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 रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट सर कि आप जो है इस आप इतनी गहराई में जा रहे हैं कि हमारे जो बातचीत करने के जो तरीके हैं उसमें भी जी। कहते हैं सरकार का और मीडिया का जो प्रभाव है वो हमें कैसे प्रभावित कर रही है, ये हमें एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिल पा रहा सर है। रियली सर इनका जो आईटी सेल है ना, इनका जो आईटी सेल है, जो ये व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजते हैं, अगर कल को ये बोले ना कि चांद को सन बोलो, तो लोग चांद को सन भी बोलने लग जाएंगे, क्योंकि अंधभक्तों की कमी तो है नहीं ना इस देश में। राइट। और सर मैं तो क्या बोल, जी जी सबसे बड़ी बात यह कि अंधभक्तों के या आईटी सेल के इस चक्रव्यूह में पढ़े लिखे लोग भी, डिग्री होल्डर्स तक जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं और वो ऐसे बरगलाने वाले मैसेजेस को न सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं, वो खुद ऐसी बातों के लिए वोकल होते जा रहे हैं। राजीव जी,
एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, जब अमेठी में राहुल गांधी हारते हैं और स्मृति ईरानी जीतती है, तो एक बात तो समझ में आता है कि ठीक है, राहुल गांधी ने काम नहीं किया होगा, बराबर, लोगों के मन में बैठा दिया गया, लोगों के मन में दिया गया, ठीक है, राहुल गांधी ने काम नहीं किया होगा। लेकिन जब स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, जो कि 12वीं पास है, अंडर ग्रेजुएट है, मेरी बात सुनिए, और शिक्षा मंत्री बैठेंगे शिक्षाविदों के साथ, स्कॉलर्स के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, जो कि पीएचडी है, तो सोचिए देश कहां जा रहा है, सोचिए देश कहां जा रहा है। सीरियसली सर, सिमिलरली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले डिफेंस मिनिस्टर भी थी, उनके भी क्वालिफिकेशन का मुद्दा आपने अपने एक वीडियो में उठाया है। जी 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 जी। तो सर, जो हमारे गरीब मजदूरों की क्राइसिस हुई थी, जो आज भी वो सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाया। इनफैक्ट जो पहली ट्रेन चली थी वो 1 मई यानी कि वर्ल्ड लेबर डे के बाद चली थी, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है। और जब वर्ल्ड लेबर डे आया और वो लेबर शब्द देख के उन्हें लगा कि हमारे मजदूर भी सड़कों पे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर उन्होंने ट्रेनें चलाई, जो वाकई में बहुत कम है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रेनें पहले भी चलाई जा सकती थी, लेकिन सरकार की तरफ से इतना बड़ा नेग्लिजेंस आखिर कैसे हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई कैपिटलिस्ट मोटिव छुपा हुआ है? राजीव जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो आपने उठाया है, और करोड़ों लोगों के दिल का सवाल भी है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आभारी हूं जो आपने मेरे से सवाल पूछा। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। और मेरा एक राय है, देखिए राय तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, मेरा एक निजी राय है और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग एज ए रेबल में एक बात को बोलूंगा कि मैं कहता हूं कि आपको लॉकडाउन खोलने की जरूरत ही नहीं थी। पहली बात, एक तो आपने लॉकडाउन ऑल ऑफ अ सडन कर दिया, अगर आपने थोड़ा टाइम देते तो लोग शायद अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते, राइट। इतनी बड़ी आफत नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी आफत इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि कोरोना तो जनवरी से चल रहा था, हमें पता चल गया था चाइना में केसेस हुए हैं, लेकिन हम फरवरी में जो है नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब हमें ध्यान नहीं था क्या, राइट। आप अपने अहमदाबाद को हाईलाइट करने के लिए आपने नमस्ते ट्रम्प कर दिया कोरोना के दौर में, आज उसकी कीमत अहमदाबाद चुका रही है, आज अहमदाबाद भुगत रहा है इस गलत फैसले की वजह से। आज लाखों लोग प्रभावित हैं इस गलत फैसले के लिए, नमस्ते ट्रम्प के लिए। हम नमस्ते ट्रम्प को 8 महीने बाद भी कर सकते थे, क्या बड़ी बात थी, बराबर, लेकिन नहीं, ये व्यस्त रहे एमपी की सरकार गिराने में, बराबर। इनको कोरोना तब नहीं दिखा, अचानक से मार्च की 24 तारीख में 25 में इनको दिखता है, लॉकडाउन कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लॉकडाउन कर ही दिया तो आप उनके खाने पीने की व्यवस्था करते तो शायद आपको लॉकडाउन खोलने की भी जरूरत नहीं होती, आज कोरोना इतना फैलता भी नहीं। इन्होंने तब राज्यों को सब अपने कंट्रोल में रखा जब कोरोना में 1000 केसेस भी नहीं थे, और जैसे ही 50,000 केस पूरे होने लगे, इन्होंने सारे राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना सिखा दिया, शुरू कर दिया कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ। ठीक है, पॉइंट देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि जब कुछ कंट्रोल हो तो तारीफ मैं लूंगा, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो तो ये तो भाई आम आदमी पार्टी सरकार की विफलता है। राजस्थान में तो जो गहलोत सरकार बेकार है, काम नहीं कर रही है। वहां तो जो है हमारे जो मीन्स बहुत बड़े हमारे युवा नेता भी आप जानते हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सचिन पायलट जी, वो तो बोलेंगे सचिन पायलट तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकला, और उधर बोल देंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को तो काम करना ही नहीं आता, शरद पवार ने तो जीवन में काम ही नहीं किया, बराबर। जब देखो ये बात को उठाते ही नहीं, ये दिखता नहीं है कि अहमदाबाद इनकी गढ़ था, आज अहमदाबाद टॉप हॉटस्पॉट एरियाज में काउंट किया जा रहा है, राइट। मजदूरों भाइयों का, मजदूर भाई बहनों को इन्होंने गेहूं देना शुरू कर दिया, गेहूं। अरे मूर्खों, अंधभक्तों, अरे अंधभक्तों, मूर्खों, जाहिलों, मुझे एक बात बताओ, अपने नेताओं से पूछो तो सही, लॉकडाउन में तो आटा चक्की बंद था, गेहूं को क्या दांत से चबा के आटा बनाते क्या वो? सर ये आप पॉइंट को समझिए, कितना बड़ा विषय है ये, राइट। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से लोग डिस्कनेक्टेड है। आटा चक्की बंद है, क्या दांत से चबा चबा का आटा बनाओगे, पानी से पी के उसे हॉर्लिक्स बना लोगे क्या, उसे बॉर्नविटा बना लोगे क्या, कि थोड़ा सा चना डाल लिया, थोड़ा सा गेहूं डाल लिया, थोड़ा सा दूध डाल लिया, चबा यूं चबा दिया और बॉर्नविटा बना लिया? मजाक हो रहा है। देखिए, मेरे करोड़ों साथी भाई और बहन जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोया, वो मजदूर भाई बहन, मैं सीधी बात बोलूंगा, मेरे भाई बहन, मुझे कसम है उनके खून की, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे कसम है उनके आंसुओं की, जो मैंने देखा है। मैं बहुत बड़ा हैसियत नहीं रखता,
आने वाले दिनों में रेबल का प्लेटफॉर्म हो रहा है। अगर मैंने इन छुटपुटिया नेताओं की छुट्टी ना करवा दी ना रेबल के माध्यम से, तो मेरा नाम रेबल श्रद्धानंद पति नहीं। देश के तमाम युवाओं के आपके माध्यम से मैं आज एक बात बोल रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म आ रहा है रेबल। हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन जो राजनीति में काम नहीं कर रहे हैं ना, उनको हम उनकी जगह तक वापस भेजेंगे। जैसा था ना राइट टू रिकॉल, अगर इनको रिकॉल ना करवाए जनता के बीच इनके कामों के ले जाके इनको नंगा करें। हेलो, लगता है हमारा श्रद्धानंद जी के साथ संपर्क टूट गया है। सो उम्मीद करते हैं कि संपर्क जल्द से जल्द बहाल हो। जी, आप मुझे देख सकते हैं? सर आपकी आवाज आ रही है, बीच में लगता है हमारा संपर्क टूट गया था। ओके, आपकी वीडियो नहीं आ रही, लेकिन आप अपनी बात पूरी करें सर। जी जी, तो देखिए अब शायद वीडियो भी आ गई होगी। हाँ सर, वीडियो भी आ गई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा राजीव जी, जितने करोड़ों भाई बहन जिन्होंने अपने बच्चे खोए रोड एक्सीडेंट में, औरैया में 24 लोगों ने अपने प्राण से हाथ धो डाले, खाना खाते खाते रोटी बिगड़ी पड़ी थी। राजीव जी, आप एक बात सच बताएं, ना केवल एक मंच के माध्यम से, क्या हमारे दिल में आंसू नहीं आ जाते जब मैं किसी के बच्चे को देखता हूं कि उसका बच्चा मृत है? आप सोच के देखिए, अगर खुद के साथ ऐसा हो गया तो हम जी पाएंगे अपनों के बगैर? बिल्कुल सर। हमने उनको सड़क में प्यासा छोड़ दिया। मैंने जयपुर हाईवे का एक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी मरे हुए कुत्ते के शव से उसका मांस खा रहा था। भाई साहब, क्या ये दिन देखने के लिए हमने वोट दिया था? क्या ये अच्छे दिन है? बिल्कुल नहीं सर। क्या उनके लिए अच्छे दिन है? उनके लिए अच्छे दिन है कि आप जिनको एयरपोर्ट का ठेका दे देते हैं, मेट्रो का ठेका दे देते हैं, उन लोगों के लिए अच्छे दिन है या हमारे लिए अच्छे दिन है? भारत ये बात नहीं भूलेगा। मैं भारत कह रहा हूं, गर्व महसूस करता हूं, मैं एक भारतीय हूं, मेरा देश ये बात भूलेगा नहीं कभी। कहते हैं ना अर्नब गोस्वामी, भारत पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है। उससे पूछिए एक बार, कौन है भारत? भारत केवल तुम हो अर्नब गोस्वामी, या अंधभक्त है, या हम भी हैं भारत में? और अगर हम भारत के नहीं है तो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र बना दो यार, और हमें वहीं भेज दो, हमें वहीं भेज दो जहां तुम्हारा मन करे। धिक्कार ऐसे जर्नलिज्म पे जो देश के मुद्दों के लिए आवाज नहीं उठाता, केवल केवल और केवल बीजेपी की बात करते हैं। अरे मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। अगर मोदी जी ये सब चीजें ठीक करते हैं, मैं दोबारा उनका मोदी भक्त बन जाऊंगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? काम करके दो जी। क्योंकि सर आज के डेट में एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो हमें गलत मुद्दों की तरफ भटकाता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी ही खतरे में है। आपकी क्या राय है? राजीव भाई, हिंदू खतरे में है, ये बात सच है, लेकिन हिंदू किससे खतरे में, पहले आप वो जान लें। हिंदू खतरे में है अंधभक्तों से। राइट। हिंदू खतरे में है गलत प्रचार से। हिंदू खतरे में है भारत में जो आज हिंदू मुसलमान का जो एक लड़ाई किया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, हिंदू इससे खतरे में है। पहली बात, हिंदू मुसलमानों से खतरे में नहीं है। मेरी बात को आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी हिंदू भाई या बहन कोई मुसलमान भाई बहन से खतरे में नहीं है। पहली बात, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू और मुसलमान नाम का कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले हम भारतीय हैं। राइट। हम भारतीय थे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे। पहली बात। आज एक मैसेज लोगों के दिल में बैठाया जा रहा है, 15 करोड़ मुसलमान है। अच्छा चलो मान लिया 15 करोड़ मुसलमान है। अगर वो आप कहते हो, अगर अंधभक्त हो, तुम ये कहते हो कि 15 करोड़ मुसलमान है और तुम ये कहते हो तो 100 करोड़ हिंदू हैं, तो यार 1:6 का रेशियो तो आ ही जाता है, ठीक है ना? फिर भी खतरे में, फिर भी खतरे में। कम से कम मैथ्स ही समझ लेते, मैथ्स ही समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात है, अगर ऐसा होता तो इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है और पूरा घिरा हुआ है, तो फिर तो वो खतरे में पैदा हो रहा है, जी रहा और मर रहा है। देखिए, चीजों को ना रिलीजन से कनेक्ट करना बंद कर दीजिए। मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन जो मित्र हैं, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसन। मैं नाम ले रहा हूं, वो कभी भी नेट पे ज्यादा नहीं होते हैं। केरला में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, एंड इससे पहले फेलोशिप उन्होंने स्वीडन से की थी। बेहतरीन व्यक्ति है, सरल, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जी।
डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसन। और मैं जहां से, देखिए मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं जहां से लेता हूं चिकन एंड ऑल, वो पूरी मंडी मुसलमान भाइयों से, बराबर, ठीक है। बिल्कुल। जहां मैं सब्जियां लेता हूं पिछले 12 साल से, वो भी मुसलमान भाई हैं मंडी में। मैं तो आज तक खतरे में नहीं आया, मैं तो आज तक खतरे में नहीं आया, ठीक है। और मैं लाल किले अक्सर जाता हूं, अक्सर, क्योंकि हमारे मामा जी दिल्ली पुलिस में है, पोस्टेड, मेरे मिसेस के जो मामा जी है, और वो चांदनी महल थाने में पोस्टेड रहे। मैं नाम ले रहा हूँ थाने का, चांदनी महल थाना, बिल्कुल अंदर रहे। हम तो दिन रात जाते रहे, हमें तो आज तक कोई समस्या नहीं आई। मेरे तो इतने मित्र हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ हजरत गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ अजमेर दरगाह शरीफ, और मैं मंदिर तो खूब जाता हूँ। मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ भाई, मेरा धर्म है, आई एम प्राउड टू बी एन हिंदू, आई एम वेरी प्राउड। लेकिन क्या मुझे हिंदुत्व आप लोगों से सीखना है? क्या मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी सिखाएगी कि मैं हिंदू कैसे बनूं? शर्म करो यार, शर्म करो। मैं मुदगिल ब्राह्मण हूं। एक छोटी सी बात है, माँ काली मेरी पुजारी है, मैं, माँ काली मेरी कुल देवी है, आई एम सॉरी, मैं उनका पुजारी हूँ, वो मेरी कुल देवी है। मुझे किसी पार्टी की जरूरत है क्या? कमाल है, आए हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने, हिंदू खतरे में। अरे हिंदू सदा मजबूत है, सदा मजबूत रहेगा। हिंदू इसलिए मजबूत है और मजबूत रहेगा क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म सभी धर्मों को प्यार करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। लाल बहादुर शास्त्री, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, किस बंदे ने आज तक कभी, हमारे माननीय पूर्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, कौन कौन थे भगत सिंह के साथ? अशफाकुल साहब थे, कि हामिद साहब थे जो शहीद हुए। मुझे एक बात बता, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। आजाद भारत को आज हम जो देख रहे हैं, कितना बड़ा योगदान था इनका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजादी हिंद फौज में कितने सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में मुसलमान थे। हमें एक बात समझना होगा इस आईटी सेल के थ्रू से, कि आप भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? आप भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? है? उनकी कोशिश तो वैसी ही रहती है। अरे एक छोटी सी बात है, जितने भी देश के मुसलमान है मेरे भाई बहन है, हिंदू तो मेरे अपने हैं ही, क्योंकि मैं हिंदू हूं, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म सभी को गले लगाता है। हमने दुनिया को बुद्ध दिया, महात्मा बुद्ध। आज चाइना इतना बड़ा पावर है, हमें आके दिखा रहा है। चाइना में कौन पूजे जाते हैं? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कौन थे? हिंदू ही थे ना। बिल्कुल, हमारी हमने ही तो दिया। आज जापान में महात्मा बुद्ध पूजे जाते हैं। जापान को महात्मा बुद्ध किसने दिया? कंबोडिया को महात्मा बुद्ध किसने दिया? हमने दिया। तो आप हमें हिंदुत्व ना समझाएं। हिंदुत्व एक बहुत ही महान धर्म है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है अंधभक्तों। हम जैसे लोग समझते हैं। और एक बात मैं आज आपको बोल रहा हूं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत ही गर्व की बात है। सुनिएगा मेरी बात, आप जाकर अयोध्या में मुसलमानों से पूछिए, मंदिर के लिए पहले ईंट अयोध्या के मुसलमान देने के लिए तैयार बैठे हैं। मंदिर के लिए पहला नींव मुसलमान करने के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपसी भाईचारा ही है हमारा मजहब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमें आए हिंदुत्व का खतरे, हिंदुत्व को खतरा, हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है जी। जब तक बागी रेबल सदानंद जैसे लोग हैं, जब तक आप जैसे लोग हैं राजीव जी, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, हम सब एक है जी। मगर सर हमारी डेमोक्रेसी तो जरूर खतरे में दिख रही है, खास करके मध्य प्रदेश जैसे इंसिडेंट्स जो हुए थे, जहां पे एक बहुमत की सरकार को गिराया गया और एक भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। और इसके पीछे क्या हुआ हम सभी जानते हैं। हमारे एमएलए कैसे रिजॉर्ट्स में उनको ठहरना पड़ता है। सो ऐसे इंसिडेंट्स को देख के डेफिनेटली मुझे कभी-कभी शक होता है कि शायद हमारी डेमोक्रेसी है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। देखिए, किसी भी महान राष्ट्र का जब निर्माण होता है ना, उस राष्ट्र के लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। हमारा देश आजाद हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों की आहुति दी, ठीक है जी। लाला लाजपत राय ने अपने जीवन का त्याग दिया। सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, हमीदुल्लाह खान, इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ठीक है साहब। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरा जीवन दे दिया। चंद्रशेखर आजाद ने तो स्वयं को ही गोली मार ली, ठीक है ना। कितने बड़े वीरता के परिचय के। इन लोगों के वीर गति के बारे में बात करने का मैं औकात नहीं रखता। और मुझे गर्व है कि मैं उस देश का निवासी हूं जिस देश में ये महान लोग जन्मे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक महान राष्ट्र को डामाडोल करने के लिए कई सारे शरारती तत्व रहते हैं। अंध भक्तों, ये शरारतें बंद कर दो।
नहीं करोगे तो बंद कर दूंगा, नहीं करोगे तो रेबल तैयार हो रहे हैं, करोड़ों रेबल तैयार हो रहे हैं। चुपचाप सुधर जाओ, अच्छे से बात करो, भाईचारे में रहो, भाईचारा बनाओ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अपने माता पिता के साथ बैठो, और जो बातें तुम गंदगी फैलाते हो एक बार अपने माँ बाप के सामने बैठ कर दिखाओ, तो तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे गाल में चपेट लगा देंगे कि भाई तू ये क्या कर रहा है, क्या तूने ये संस्कार पाए हमसे? तुम्हारे स्वयं के माता पिता तुम्हें चपेट देंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं सिखाता कि आपस में लड़ाई सिखाओ, धर्म के नाम के विभाजित करो। जी सर, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारे जो अंधभक्त हैं उसमें से ज्यादातर हमारे बेरोजगार युवक हैं, जिनके पास या तो टिकटॉक पे वीडियो बनाने का एक ऑप्शन है, या फिर ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रोलिंग करने का। और ये एक बहुत ही गहरी स्थिति है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे अंधभक्त पैदा होते जा रहे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अत्यंत ही अत्यंत ही अत्यंत ही अच्छा मुद्दा है आपका राजीव जी। आप ये सोचे कि लोग टिकटॉक क्यों यूज करते हैं? इसलिए कि अगर कुछ ज्यादा टिकटॉक में लोगों का वीडियो शेयर हो गया तो उन्हें 4 पैसे मिलेंगे, राइट? आज देश का युवा एमबीए और बीटेक होने के बाद 10-10 हजार के कॉल सेंटर में, 8-8 हजार के कॉल सेंटर में काम कर रहा है, और उनके माता पिता बेचारे लोन लेके 8-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उनको एमबीए की और बीटेक की डिग्रियां दिला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एजुकेशन का सिस्टम क्या है। एम्प्लॉयमेंट तो तब आएगी ना जब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर सही होगा। हमारी सरकार ने लाखों लोगों को एफिलिएशन दे दिया, एआईसीटी ने एफिलिएशन दे दिया, कॉलेज खोलो भाई, कॉलेज खोलो, एमबीए पढ़ाओ, बीटेक पढ़ाओ, और तो और बीएड पढ़ाओ, और तो और एमबीए पढ़ाओ। मुझे एक बात बताओ, जब आप 1-1 लाख 5-5 लाख बच्चे एक-एक राज्य से निकालोगे ग्रेजुएट करा के, और आपकी वैकेंसी निकलेगी 50-50, एक बात सोचिएगा। अभी मैंने देखा था एक चपरासी के पोस्ट के लिए पीएचडी वाले ने अप्लाई किया, और एक आदमी नहीं 150 लोगों ने अप्लाई किया था। मुंबई की बात थी पिछले साल की। तो मुझे एक बात बताओ, एक पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट इन अ सब्जेक्ट, अगर वो एक चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है तो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे गुड गवर्नेंस के ऊपर। हमारे जो अच्छे दिन है ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कितना बड़ा प्रश्न है राजीव भाई। क्या आपको दर्द नहीं होता? मुझे आप एक दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आपको दर्द नहीं होता जब आप इस तरह की घटना को देखते होंगे? कितना बुरा लगता है भाई साहब, कितना बुरा लगता है। आप सोच के देखें, माँ बाप के आंखों का तारा होता है उनका बेटा या बेटी। वो सोचते मेरा बेटा पढ़ लेगा तो मेरा कर्ज को उतारेगा, मेरी एक बेटी उसकी शादी होगी। अरे ये सब तो तब होगा जब वो पाँव में खड़ा होगा, उससे 8,000 मिलेगा, ये तो उसके बस और ट्रक का आने जाने का किराए में निकल जाएगा, ऑटो का किराए में निकल जाएगा। ये हालत है हमारे देश की। और अच्छे दिन का पर्याय यही है, नौकरी है नहीं, डायलॉग हजार भरे में 5 करोड़ नौकरी आएंगे, 20 करोड़ नौकरी आएंगी। अरे 20 और 5 करोड़ छोड़ो, 10-20 हजार ही दे दो भाई, पहले कम से कम कुछ तो बेरोजगार से होकर रोजगार में आएंगे। तो ये चीजें, ये है जी हमारा, आप जो नौकरी का प्लेटफॉर्म कर रहे हो ना, इसके ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है, बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर, जिसको मैं बहुत जल्दी एजेंडे पे ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैंने रेबल नाम का अपना फाउंडेशन स्टार्टअप किया ना जी, ये एक्चुअली देश का बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। जैसे मैंने निर्मला जी के ऊपर एक बात प्रश्न किया, निर्मला जी के ऊपर मैंने कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं किया, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर ये मेरा राइट था। ऐसे ही एजुकेशन में आऊंगा, ऐसे ही स्पोर्ट्स में आऊंगा। अभी इस महीने आप देखते जाएं, सवाल हम देंगे, और अगर वो बोले ना कि जवाब भी तो दीजिए, तो अभी तो सवाल उठा रहा हूं, जो मंच दे देंगे ना जवाब का, उस मंच पे आकर जवाब और सोल्यूशन भी देंगे, सोल्यूशन भी बताऊंगा, समाधान भी बताऊंगा। बिल्कुल सर, और एज अ सिटीजन इट इज आवर राइट टू आस्क गुड क्वेश्चंस एंड लेजिटिमेट क्वेश्चंस टू आवर गवर्नमेंट, सो वी रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। सर, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर की भी वैसी स्थिति है। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या 6 साल का वक्त एक बहुत छोटा समय है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते थे? देखिए, क्या नाम है राजीव जी, बहुत बहुत पहले एक मूवी आई थी, मैंने देखा था, अनिल कपूर जी का नायक लैंडमार्क मूवी है। लैंडमार्क मूवी आज भी है। आप उस मूवी को जितनी बार देखोगे आप कभी बोर नहीं होगा, आप इंस्पिरेशन लोगे उस मूवी से, एक फील लोगे आप। क्यों? क्योंकि उसमें जो हीरो है, जो नायक है अनिल कपूर जी, वो हमारे और आपकी तरह का आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है। मिडिल क्लास, मैं वर्ड को बार बार यूज कर रहा हूँ, राइट? और आपने एक मूवी देखा होगा, डैशिंग सीएम भारत, ये साउथ की एक बहुत बड़ी हिट मूवी है, महेश बाबू, उसके हीरो है महेश बाबू। मैंने वो मूवी भी देखी है। मैंने उस मूवी में देखा है कि सीएम, बतौर सीएम उसका एक प्लानिंग होता है।
और उन्होंने दिखाया है कि जो सीएम के जो एमएलए एमपीज होते हैं उनके किस तरह का व्यवहार होता है जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो, राइट। राइट। मैं ये कहता हूं अगर सच में इनमें डेयरिंग है ना, सच में अगर इनमें डेयरिंग है, देश में करोड़ों नायक नायक तैयार बैठे हैं। एक दिन तो मैं नहीं बोलूंगा, एक हफ्ता दे के देख लो, एक हफ्ता दे दो, केवल एक हफ्ता। ये जो काला धन काला धन काला धन चिल्ला रहे हो ना इतने दिन से, काला धन के नाम से ही तो सरकार बना के आए थे, ठीक है ना। राइट। और कितना काला धन आ गया आपके पास वो हम आज जानते ही हैं, कितने करोड़ों आप ले आए और 15-15 लाख लोगों के खाते में आने वाले थे, ठीक है ना। तो मुझे तो लगता है राजीव जी वो 15 लाख नहीं, वो कम से कम 1 करोड़ होगा जो हमें अगले 5 साल बाद मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर 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 काम करना आता है तो करो, नहीं करना आता है तो छोड़ दो ना सीटें, जिन्हें करना आता है उन्हें करने दो, देश को पीछे क्यों लेके जाते हो। और एक खुला चैलेंज है जी, जो ये बोलते हैं कि एक आरएसएस का एक टिप्पणी आया था एक व्यक्ति का व्हाट्सएप के, मैं नहीं जानता वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उन्होंने बोला कि ये जाहिल है, मेरे लिए अनएजुकेटेड है, मतलब इसकी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है निर्मला जी से प्रश्न पूछने का। आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मैं पूछना चाहूंगा कि मैं, आप, राजीव जी और करोड़ों भारतीय अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या निर्मला जी या मोदी जी से अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी कोई शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए क्या कि पीएम का प्रश्न करने के लिए क्वालिफिकेशन भी ले लो, बराबर। भाई पीएम साहब तो खुद कहते हैं मैं चाय वाला हूं, राइट। पीएम साहब तो खुद वो कहते हैं चाय वाला हूं, राइट। स्मृति ईरानी जी खुद कहती है मैं तो, कभी कहती है ग्रेजुएट हूं, कभी अंडर पोस्ट ग्रेजुएट हूं, इतनी क्वालिफिकेशन तो मैं पोजेस करता ही हूं कि मैं प्रश्न पूछ लूं। और समाधान के लिए बुला के देख लें एक बार, समाधान बताएंगे उनको क्या दिक्कत है। लोगों के बीच आएंगे ना जंतर मंतर में समाधान देने के लिए, बहुत जल्द आएंगे जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, जब हमारे राजनेताओं के पास कुछ कहने को नहीं बचता है तब फिर वो पर्सनल लेवल पे आकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। तो वो एक जी व्यक्तिगत टिप्पणी इस बात का सबूत है कि आपकी बातें जो हैं वो एक इम्पैक्ट डाल रही हैं लोगों में। जी सो दिस इज जी। सर, थैंक यू। नायक मूवी से एक रेफरेंस आता है कि आपने पास्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया था जो सिर्फ आपने 3 दिन में छोड़ दिया। कैसा रहा अनुभव? और नायक मूवी से ही रेफरेंस लेके मैं पूछना चाहूंगा कि नायक मूवी में अल्टीमेटली अनिल कपूर जो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन देश हित में वो पॉलिटिक्स में जाते हैं और वो सीएम भी बनते हैं। सो फ्यूचर में क्या आप भी राष्ट्र हित में कुछ ऐसा सोच सकते हो? देखिए राजीव जी, मैं कल कांग्रेस के कुछ आला अधिकारियों से मिला हूं। मैंने अपने फेसबुक लाइव में कल किया था, मैं कहीं भी जाता हूं तो पहले लाइव हो जाता हूं और इत्तला करता हूं अपने लोगों को। और मैं गया था कल मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी से मिला, जो कि 5 बार सांसद रहे चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्र से, और 100 साल का कांग्रेस का इतिहास है। इनके जो बेटे हैं मुदित अग्रवाल जी, वर्तमान में वो दिल्ली कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी है और ऑल इंडिया कांग्रेस के स्थायी मेंबर भी है। वो लोग मेरे से एक चर्चा करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, मैंने मुलाकात की, राइट। अभी मेरे पास आम आदमी पार्टी के लोग भी मिलना चाहते हैं, मेरे पास आया है गोपाल राय जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके यहाँ से भी एक आया है मिलने का, तो मिलूंगा, मैं उनसे भी अवश्य मिलूंगा। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन है टिकैत ग्रुप से, वहां से भी मेरे पे कुछ आई है, सबसे मिलूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब आपने प्रश्न उठाया है, देखिए देखिए, देश में राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां आती है कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे। पहली बार भारत के इतिहास में एक चीज होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक संगठन आ रहा है रेबल के नाम से, रेबल्स। रेबल्स, मैंने जैसा पहले भी कहा था, हर जिले में जाऊंगा, हर राज्य में जाऊंगा, हर तहसील में जाऊंगा, मैं पार्टी नहीं देखूंगा कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीएम है, कौन सी पार्टी है, या कुमार स्वामी जी की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, या जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर। हर गली में जाऊंगा। 1 महीने की बात है, लॉकडाउन खुलने तो दीजिए, वॉलंटियर्स आ रहे हैं हमारे साथ, एक से एक आईजी, एक से एक आईएफएस, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड जजेस रिटायर्ड हमारे पैनल में आ रहे हैं। निःशुल्क भावना से आ रहे हैं, राष्ट्र सेवा की भावना से आ रहे हैं, कोई उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। और हम टीम अप पूरे पूरे इंडिया के लिए, केवल दिल्ली के लिए नहीं, पूरा इंडिया के लिए। केरल जाऊंगा, पंजाब जाऊंगा, पंजाब और हरियाणा तो मेरे अगले हफ्ते ही है। लोगों से मिलूंगा और ब्लॉक वाइज अपने कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करूंगा, लेकिन नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अभी क्या है, देश में ना विपक्ष नहीं है, इंडिया को एक ऑपोजिशन चाहिए। अगर ऑपोजिशन होगा ना तो गवर्नेंस जो है सोच समझ के काम करेगी, उन्हें डर भी रहेगा। अभी ऑपोजिशन नहीं, अभी तो ऑपोजिशन को खरीद लिया जा रहा है। पता नहीं क्या होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने पुराने कांग्रेसी होते हैं, पता नहीं कौन से डाबर लाल घुट्टी लेते हैं और तुरंत ही आके घुस जाते हैं जी। कौन सा च्यवनप्राश खा लेते हैं बीजेपी का
हमारा संपर्क श्रद्धानंद जी से लगता है टूट गया है। कांग्रेस कांग्रेस में उन्हें क्या 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 नहीं मिला सम्मान, में तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और यही बात मेरे को अखरती है, यही बात मुझे चुभती है कि भाई कांग्रेस ने आपको कब सम्मान नहीं दिया। अगर आपको कांग्रेस में खामियां थी, एक बार टीवी में आके कह तो देते। टीवी में आके उस दिन कह रहे हो, जिस दिन बीजेपी का झंडा ले रहे हो, जिस दिन बीजेपी का ये जो होता है ना पहनावा, जैसे मैंने ये डाल लिया अपने गले में, उनका गमछा डाल लिया आपने, समझ रहे हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो मैं आ रहा हूं नेशनल प्लेटफॉर्म में, लाखों करोड़ों लोगों के साथ आ रहा हूं। करोड़ों लोग तैयार हैं, अभी एक आवाज में लोग तैयार हैं। आज भी लोग कह रहे हैं कि सर हम कैसे भी आ जाएंगे, आप हमें बुलाओ तो सही, हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर लेंगे। दिल्ली से हर जगह 1-1 5-5 फुट से हम सब खड़े होकर धूप में सारा दिन खड़े रहने को तैयार हैं। रेबल साहब आप एक बार आवाज तो दें। लेकिन कमाल की बात देखिए राजीव जी, अभी भी विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक रेबल से मिल लें। उनके कार्यकर्ता मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इन पार्टियों के मुखियाओं को टाइम नहीं मिला, फिर चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे माननीय राहुल गांधी हो, चाहे माननीय केजरीवाल जी हो और ममता बनर्जी हो, इनको अभी तक एक सिंगल फुर्सत नहीं मिली और 34 करोड़ लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं। आप सोचें। और नहीं सर, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे हो, इसीलिए लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। और जो लोगों की जो दुख नब्ज होती है, आपने उस नब्ज को उभारा है। सो डेफिनेटली आपका ये कारवा और भी ज्यादा ग्रो करेगा। आज हम आपसे जुड़े हैं, और भी लोग आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद सर, अब हम अपने इस डिस्कशन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने मिडिल क्लास के लिए यू आर एन आई ओपनर, डेफिनेटली, नो नीड टू से दैट। लेकिन सर मिडिल क्लास का जो संघर्ष है, क्योंकि वी एज अ मिडिल क्लास, हम रोटी कपड़ा मकान को अचीव करने के बाद अपने एस्पिरेशंस और अपने सपनों के लिए हम अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज लगा देते हैं। और इस एस्पिरेशंस की जो रैट रेस होती है, इस अंधे दौड़ में हम शायद हमारे लिए कभी प्रायोरिटी ही नहीं रहता है कि हम ये खुद से पूछ सके या समाज से पूछ सके या सरकार से पूछ सके कि गुड गवर्नेंस हैज टू बी आवर प्रायोरिटी। सो मिडिल क्लास को अगर अपनी ये सोच बदलनी है तो वो सोच कैसे बदली जा सकती है, और इसके में आपका क्या? पहला सोच तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि दुनिया की बातों को छोड़ दो मेरे भाइयों। मिडिल क्लास जो है, मैं इसी जाति से संबंध रखता हूं। मैंने तो मिडिल क्लास को एक जाति डेफिनेशन दे दिया, इसमें कोई धर्म नहीं है, एक जाति है जी, ठीक है ना। हम लोगों की एक ही बात है कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास और बेचारे मिडिल क्लास हैं। लेकिन अब हम बेचारे नहीं है और अब हम बेचारे नहीं रहेंगे। पहली बात, हमें नहीं जरूरत है कि पड़ोस का बेटा भगत सिंह हो। हम गर्व से बोलेंगे कि भगत सिंह हमारे घर में ही है। हर आदमी के दिल में भगत सिंह होना चाहिए, एक रेबेलियन होना चाहिए, एक रेबल होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, भारत में तो हर आदमी रेबल है, बस हमने उसको सुला रखा है। हमने उसे सुला रखा। अगर हमने जगाना शुरू कर दिया ना, ये सो कॉल्ड हाईकोर्ट नेता जो फॉर्च्यूनर में पजेरो में घूमते हैं ना और ऑडी और बीएमडब्ल्यू में, इनके होश उड़ जाएंगे। और अब इनके होश उड़ने के दिन आने वाले हैं, मैं आपको बताऊं। तैयार हो जाओ भाइयों और बहनों, जो लोग पद पे हैं और ऊंचे ऊंचे कद पे हैं, तैयार हो जाओ। अपने अपने सांसद निधि फंड को खर्च करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है। तुम्हारा भाई बन के आऊंगा, तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम्हारे गेट के बाहर आके खड़े होऊंगा, तुम्हारे संसदीय क्षेत्र के लाखों लोगों को ले आके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तुम्हारे घर के आगे खड़े हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा। अगर जरूरत पड़े तुम अपनी गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा देना। जान तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन मिडिल क्लास में पैदा हुआ था। अब तो केवल आत्मा रह गई है, शरीर में कुछ नहीं बचा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो दूसरों के साथ क्यों हो। मेरे पिताजी, हम 3 भाई हैं और मेरे पापा टेल्को में सर्विस करते थे। मैं आपको बताऊं, आज आपको एक अपनी शेयरिंग कर रहा हूं। मेरे पापा का अरमान था कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। उनके 3 बेटों में से केवल एक ही बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाया, वो मैं हूं। और मेरे दोनों बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता जो है वो रामकृष्ण मिशन से पढ़े, जिनका फीस उस जमाने में 3 रुपए था, जब मेरा फीस 175 रुपए हुआ करता था। आप सोचे कितनी। और मैं जो इंग्लिश सीख के आता था अपने स्कूल से, बिकॉज मैं क्रिश्चियन स्कूल में था, और मेरे फादर, प्रिंसिपल फादर गॉलवर्ट, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन, एंड मेरे इंस्पिरेशन सोल है, वो आप इस दुनिया में नहीं है।
और मेरे वाइस प्रिंसिपल फादर सिरिल फर्नांडिस जो अभी यूएसए में है, ये जिक्र आप जरूर कीजिएगा अपनी वीडियो में, क्योंकि यूएसए में आपके छोटे भाई की वीडियो की भी धूम मची हुई है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग वहां भी जाके आज कुछ सेटल हो रहे हैं। उन्होंने मेरे को इंग्लिश सिखाया कि भाई हिंदी पीरियड में केवल हिंदी बोलोगे, बाकी पीरियड में इंग्लिश बोलोगे। तो मैं वहां से अंग्रेजी सीख के अपने घर में जब अपने भाइयों से बोलता था ना, इस तरह से मेरे भाई अंग्रेजी सीखे, इस तरह से मेरे भाई अंग्रेजी सीखे। क्या कष्ट रहा होगा, आज मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पापा तो ये फुलफिल नहीं कर पाए ना। उन्हें कितना मलाल रहा पूरे जीवन इस बात का, पर क्या करते बेचारे, नहीं जीना पैसे, अपने लिए कपड़े नहीं सिलाते थे, ड्यूटी वाला पैंट शर्ट ही सिला देते थे। मैंने अपने पापा का पूरा संघर्ष देखा राजीव भाई, जो सफारी बोलते हैं ना, एक ही कलर का शर्ट पैंट, पापा ड्यूटी की ड्रेस का सफारी सिला लेते थे कि अलग से ड्रेस ना खरीदना पड़े। कितना त्याग दिया उस आदमी ने। अरे ऐसे करोड़ों लोग हैं, केवल मेरे पिता नहीं, आपके पिता भी होंगे राजीव भाई, आपके घर में माता भी होंगे, जिन्होंने ना कभी कोई जेवर नहीं खरीदा भाई साहब, कभी जेवर नहीं खरीदा। हमें मालूम था, हमारी घर में जब पहली मोटरसाइकिल आई थी उसका क्रेज क्या था, कितने साल लग गए। एक लैंडलाइन फोन लगाना कितनी बड़ी हैसियत की बात थी। हमने देखा है वो दौर, जब पूरे मोहल्ले में किसी एक पे टीवी होता था। आज हम पे केवल क्या है, एक मोबाइल है जी। मिडिल क्लास के पास बस ये मोबाइल है कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, 2-4 जोक सुन लो, यूट्यूब में वीडियोस देख लो और फिर अपने संघर्ष को शुरू करो। पर अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा राजीव जी। अब मिडिल क्लास जाग रहा है, और मिडिल क्लास अगर जाग गया ना, बहुतों को सोना पड़ जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वेल सेड सर, आपने एकदम सही बात कही। और आपने तो, आपकी बातें सुन करके सिर्फ मेरा ही नहीं, और जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, सबके जहन में उनके अपने बचपन की वो यादें ताजा हो गई होंगी, हो बिल्कुल जाएंगी। होंगी जी, बिल्कुल होंगी। मिडिल क्लास हमने इवॉल्व किया है हम, क्योंकि 1990s में और उसके पहले हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं थी जैसी आज है। तो हम आपको एक बात बता दें राजीव जी, आपको एक बात बता दें, जो मिडिल क्लास है ना, जितने भी शहरों में, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज हैं और छोटे छोटे टाउन्स एंड कस्बे हैं, एक बात आपको बता दूं आज, कि इन सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में जो है, आपको एक बात बता दूं कि इसमें जितने भी लोग अपने फ्लैटों में रह रहे हैं ना, इनके घर में आधे से जो ज्यादा चीजें हैं वो ईएमआई पे है। बिल्कुल। चाहे वो एलईडी हो, एक टीवी जिसको बोलते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो एक एसी हो, ये सब किस्तों में है। ये हालत है हमारे देश में। जब कोई मेहमान आता है ना और घर में देखता है, अरे वाह, इसके घर में तो अच्छा सोफा है, बहुत बढ़िया टीवी है सोनी का, 60-70 हजार का, रेफ्रिजरेटर तो 50 हजार का, डबल डोर वाला स्मार्ट टीवी है, बच्चे इसमें पढ़ भी लेते हैं। ये सब तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई उस आदमी से पूछे, मकान मालिक से, तो पता चलता है एक बात का, क्या पता चलता है, कि भाई साहब ये सब किस्तों में है। राइट। कोई सेविंग नहीं है, किसी के हाथ में सेविंग नहीं है। इस लॉकडाउन के दौर में लोग तरस गए हैं, किसी के जेब में 15-20 हजार रुपए नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी। ये हालत, जिन पे कार थे वो बाइकों में आ गए। ऐसा स्थिति केवल हमारी नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के राजीव जी। और फिर ये लोग चिल्ला के बोलते हैं झंडा गड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, झंडा गड़ रहा है अमेरिका में, लोग नतमस्तक हो रहे हैं। अरे यार, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को बाद में देखेंगे, देश के अंदर जो भारतीय है इनको ही देख लो यार, थोड़ा इनके कष्टों को समाधान करो। मजदूरों को 5 किलो, मजदूरों के लिए अनुराग जी बोलते हैं कि हमने तुरंत ही 500 रुपए डाल दिया, या कितना डाल दिया। एक बात बताओ, 500 और 1500 में गुजारा होता है क्या? गुजारा होता है? खाते में डाल दिया। 500 तो सर वैसे भी कम है, और वैसे भी इस पेंडेमिक और लॉकडाउन के टाइम पे सभी वस्तुओं की जो दाम जो बढ़े थे, 500 रुपए तो उसमें और भी ज्यादा जो है वो। आपके इंटरव्यू के जस्ट बाद अभी मेरा 11:15 बजे का एक इंटरव्यू है, जिसमें केवल इसी के ऊपर मेरा इंटरव्यू है, 11:45 पे, केवल इसी मुद्दे के ऊपर, पैंडेमिक में खर्चे के ऊपर। राइट सर। जी सर, इस इंटरव्यू में भी हमने काफी टॉपिक्स को कवर किया, और मैं सच कहना चाहूंगा कि आज के डेट में श्रद्धानंद जी, आप जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, क्योंकि धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद राजीव जी। एक आपके दिल में भी एक रेबल है, जब भी आप इस चीज को पसंद कर रहे हैं। आपके दिल में भी एक बागी है जो गलत चीजों के लिए उठना चाहता है, जिसकी आवाज आप अपनी तरह से उठा रहे हैं। आवाज में अपनी तरह से उठा रहा हूं। आप अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को अवगत करा रहे हैं, परिचित करा रहे हैं, तमाम करोड़ भारतीय लोगों को भारतीय समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। मैं बोल के कर रहा हूं, मैं उनके साथ चल के कर रहा हूं।
जितना भागीदारी मैं निभा रहा हूँ शायद उससे कई गुना ज्यादा भागीदारी आप जैसे लोग कर रहे हैं। मैं नमन करता हूँ आप जैसे लोगों का। ऐसे काम करते रहिए सर। सदानंद बागी जैसे लोग तो आएंगे और जाएंगे, क्या पता कल हो ना हो, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग अगर हैं तो आप लोगों का मंच है, और आप लोगों का अगर मंच है तो लाखों बागियों का आवाज एक सुर में आपके साथ है। जी बिल्कुल सर, और सोशल मीडिया पे हमारी ये बातचीत रहेगी, तो हम रहे ना रहे, लेकिन आने वाले समय में लोग जो है हमारे इस बातचीत को देखेंगे और इंस्पिरेशन लेते जैसा रहेंगे। कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नेशनल टीवी न्यूज चैनल है उनमें से कुछ चैनलों ने मेरे को कॉल भी किया, मेरा नंबर मांगा कि टेक्निकल टीम आपका नंबर मांगता है, लेकिन आज तक इंटरव्यू नहीं लिया उन्होंने। तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि उनको कितना बड़ा प्रेशर है। नहीं तो आप एक बात सोचिए, अगर एक अंडा नहीं फूटता है ना तो इंटरनेट में सेंसेशन हो जाता है, तो वो टीवी में आ जाता है। आप लोग आज एक बात देख रहे हैं, 35 करोड़ लोग से ज्यादा एक वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन नेशनल न्यूज चैनल में आज तक इसका जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रशासन का प्रेशर है इन न्यूज चैनलों पे। मैं उनकी व्यवस्था को समझता हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, चाहे वो एबीपी न्यूज हो, चाहे और न्यूज चैनल हो, चाहे एनडीटीवी हो। मैं समझ सकता हूँ कि इनके ऊपर भी प्रेशर अवश्य होगा। नहीं तो आप एक छोटी सी बात बताएं, अगर एक लड़का अलग से गाना गा देता है तो रिपोर्टिंग हो जाती है, एक खड्डे में अचानक से पानी आ जाता है तो टीवी में आ जाता है। और आज करोड़ों करोड़ों लोग, माताएं बहनें, इंटरनेट में आप लोग, इतने इंटरव्यूज वेब में हो रहे हैं मेरे चैनलों में, लेकिन एक भी प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों में मेरा एक भी साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। तो आप समझ सकते हैं देश का प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी हमारी कितने बड़े पैमाने पे खतरे में है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को राजीव जी। बिल्कुल सर, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, ये डेमोक्रेसी के ये जो 4 स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभ की खामियां जो है वो हम सभी को दिख रही हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, और इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी बात जो है वो करोड़ों देशवासियों तक पहुंचा सकते हैं। सर मैं तो ये जानता हूँ, कल को अगर इन्होंने मेरा चैनल बंद कर दिया तो क्या हुआ? मेरे वीडियोस काफी हैं, मेरी आवाज काफी है, मेरी आवाज मेरी नहीं है, लाखों करोड़ों रेबल्स की आवाज है। रेबल्स की आवाज क्या दबाओगे? जमाने ने बहुत कोशिश कर ली, अंग्रेजों ने कर ली, मुगलों ने कर ली, फ्रांसीसियों ने कर ली, पुर्तगालियों ने कर ली, कभी भी आप बगावत को नहीं रोक सकते। लेकिन आप बगावत को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आप हमारी समस्याओं का समाधान करें, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, अंधभक्तों में नतमस्तक हो जाऊंगा। मैं मोदी भक्त था, मैं दोबारा मोदी भक्त बन जाऊंगा। बस आप मेरे करोड़ों मजदूर भाई बहनों का इंसाफ करो, उनको जो दुख पहुंचा है उनकी संवेदनाएं लो, राष्ट्रीय प्रमुख चैनलों में आके माफी मांगे अपनी गलतियों की, क्योंकि जो वीर होते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है ना, आप क्षमा प्रार्थी हो। अगर मैं गलती करता हूं मैं भी क्षमा प्रार्थी होऊंगा। आप अपने, ये एक अपराध है जो लोगों के बीच हुआ है, आप इससे लोगों के बीच आके स्वीकार करें, आए, उनको यकीन दिलाएं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? क्या ये अच्छे दिन है? क्या ये अच्छे? बिल्कुल। आज टमाटर जो है गांव के क्षेत्र में 5 रुपए 10 रुपए किलो बिक रहा है लौकी, लेकिन शहरों में बिक रहा है 20-30 रुपए किलो। किसान को क्या मिल रहा है? किसान को आखिर क्या हासिल है? आओ किसानों के बीच, क्या गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया आपने? क्या किसानों के ऊपर जो मुकदमे थे भूमि अधिग्रहण के, जो आप चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, आप, ज्यादा बड़ी बात नहीं, उत्तर प्रदेश के भट्टा पारसौल, घोड़ी बछड़ा भट्टा परसौल में लोगों ने अपनी आहुति दे दी, आज भी मुकदमे में अपने घर बेच दिया उन्होंने मुकदमे लड़ने के लिए। अब तो भाई वो कर लो, अब तो उनके मुकदमे ले लो भाई वापस। आपने तो अपना वादा किया था, आपने उनके साथ क्या इंसाफ किया? चलिए, आपके साथ तो मैं हमेशा रहूंगा राजीव जी, आगे भी जब कभी आपको लगे आपके मंच में मेरी आवश्यकता, मैं रहूंगा आपके साथ जी। सर आपने न्यूज ग्राउंड के लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके लिए बहुत आभारी हैं। और आप जो ये जन चेतना का जो कार्य कर रहे हो, इसके लिए वी सैल्यूट यू फॉर दैट सर। विश यू ऑल द बेस्ट जी। आपके माध्यम से मैं बस एक आखिरी चंद पंक्ति बोलूंगा, ठीक है जी? आपका मंच है, इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूं। विभिन्न जिलों के, विभिन्न राज्यों के माताएं बहनें, भाई, मेरे छोटे अनुज, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मैं हिंदी शब्दों का यूज कर रहा और इंग्लिश में बोलूंगा, द पीपल एंड फ्रेटर्निटी ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, बिलीव मी एज योर ओन सन, आई एम देयर फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए हूं। द वॉइस कैन नॉट बी सप्रेस्ड, ये आवाज कोई नहीं दबा सकता। द रेबेलियन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बगावत कोई रोक नहीं सकता। द रेबल कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बागी को कोई रोक नहीं सकता। करोड़ों बागी तैयार हैं, आप लोग तैयार रहिए। मेरे YouTube चैनल को आइए,
उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों लोगों को मैं अपने मैसेज दूंगा। और बहुत जल्द इस राष्ट्रीय जो राजनीति चल रही है ना, इसके बीच में हम आने वाले हैं, बट एज ए रेबल आने वाले हैं, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी। पर हम पॉलिटिकल पार्टियों को ये सिखाएंगे कि आपको नेता कैसे चुनना है, आपको कैंडिडेट कैसे चुनना है। हेमा मालिनी जैसे लोगों को चुनना है जो कैंट के आरओ बेचती हैं। मथुरा का क्या हाल है आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं राजीव जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका मथुरा वाला वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आपको ये सोचना है कि क्या सनी देओल के जैसे लोगों को आप लेंगे कि ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो उठ जाता है। अरे भाई साहब, आपके 2.5 किलो के हाथ हमने खूब देख लिए पर्दे में, वास्तविक जीवन में दिखाओ अपना 2.5 किलो का हाथ। आओ अपने क्षेत्र में, बताओ आपने क्या क्या काम किया है जब से आपका निर्वाचन हुआ, जब से आप चुन के आए हैं प्रतिनिधि बन के, जब आप जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, आपने कितने काम कर दिए। कहाँ है आप कोरोना में सनी देओल साहब, कहाँ गया आपका 2.5 किलो का हाथ। आपने बोला था ना तारीख तारीख तारीख, अब आपसे मिलने के लिए भी हमें तारीख तारीख और तारीख लेना होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और वीर माताएं, माताओं में आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप वीर माता ही वीर पुत्र को जन्म देती हैं। सीधी बात है, भारत की हर नारी वीर है, वीरांगनाएं। और वीरांगनाएं तो आप मेरी बात सुने, आज चाइना को लेकर हलचल है। मैं मोदी जी से एक आह्वान करूंगा, मोदी जी आधी रात आवाज दे देना, आधी रात करोड़ों आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे, महिलाएं, बच्चे, औरतें तैयार हो जाएंगे। चाइना की तो ऐसी की तैसी, आप विश्व में कहीं भी खड़ा कर ले, हमारे भारतीय फौजी हमारे शान है, मान है, अभिमान है, गर्व है हमें इनके ऊपर। हर कोई तैयार है, इस मामले में कोई आपसे अलग नहीं है। लेकिन देश के लोगों को मजबूत करें। हम लड़ने चले जाएंगे चाइना से, हमें आपस में ना लड़ाएं। जो बीजेपी के दौरान कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, इनको सुधार करें, इनको ठीक करें। आपने जो बिल लाए हैं, चाहे वो सीए हो, एनआरसीसी हो, एनआरसी हो, इनके ऊपर गौर करें, लोगों के बीच में आए, जाने लोगों के जनमानस की भावनाएं। लोग आपके साथ तब भी थे, अब भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा तब जब आप मुझे संतुष्ट करोगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आपका धन्यवाद देता हूँ राजीव जी, और करोड़ों लोगों को अपना सलाम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सदानंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद।